Today's we are continuing our topic normal powers of president का पॉइंट लेजिस्लेटिव पावर्स। सेकेंड पॉइंट जैसे हमने लास्ट वीडियो में कौन सा पढ़ा था, एग्जीक्यूटिव पावर्स पढ़ी थी, बिल्कुल वैसे ही लेजिस्लेटिव पावर्स यहाँ पर पढ़ेंगे। और जैसे हमने उधर एग्जीक्यूटिव पावर्स के अंदर 4 पावर्स फर्दर देखी थी, जैसे फॉरेन पावर, मिलिट्री पावर और कंट्रीब्यूशन इन द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, और एक पढ़ी थी अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ इम्पोर्टेंट पोस्ट, है ना। आपने देखा था कि प्रेसिडेंट किस तरीके से ये सारी पावर्स अपने पास रखता है और क्या क्या उनके रोल होते हैं इसके अंदर। बिल्कुल वैसे ही लेजिस्लेटिव पावर्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ करके ये फर्स्ट पॉइंट है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉज, ठीक है। तो इसके अंदर क्या पावर है, तो कॉल अपॉन कर सकते हैं प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट की मीटिंग्स को कभी भी प्रिसाइड करते हैं। जो फर्स्ट मीटिंग होती है पार्लियामेंट की, उसको प्रिसाइड ओवर कौन करता है, उस पर प्रेसिडेंट ही करते हैं, ठीक है। और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लॉ मेकिंग के अंदर कौन रहते हैं, प्रेसिडेंट रहते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको बोला हुआ है कि प्रेसिडेंट चाहे तो लोकसभा को उसके टेन्योर से पहले क्या किया जा सकता है, खंडित किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, ठीक है। देखिए आपके अंदर इसके अंदर लाइन दिया हुआ है, डिसॉल्व किया जा सकता है किसको, लोकसभा को उसके टेन्योर की कंप्लीशन से पहले, और वो डिसॉल्व करने का जो राइट है, जो पावर है, वो किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। और आज तक ऐसा 9 टाइम्स हो चुका है कि लोकसभा अपने समय से पहले क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई। इज इट क्लियर। उसके बाद इन द बिगनिंग ऑफ द सेशन ऑफ पार्लियामेंट ही परफॉर्म द वर्क्स ऑफ एड्रेसिंग द पार्लियामेंट और गिविंग स्पीच इन इट्स मीटिंग। देखिए प्रेसिडेंट मीटिंग के अंदर अपनी स्पीच देते हैं, उनको प्रोसीड करते हैं, कभी भी कॉल अपॉन कर सकते हैं मीटिंग को। लोकसभा को डिसॉल्व करने की पावर भी किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। यही सब आपके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉज जो पॉइंट है उसमें गिवन है। सेकेंड पॉइंट आपको दिया है पावर टू नॉमिनेट द मेंबर्स। ये तो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, पावर टू nominate the members। देखिए प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो नॉमिनेट करते हैं मेंबर्स को। तो मैंने आपको पहले बताया, जब हमने क्या पढ़ा था, लोकसभा और राज्यसभा पढ़ा था, कि लोकसभा के जो कुछ मेंबर्स होते हैं वो कौन नॉमिनेट करते हैं, प्रेसिडेंट, और सेम एज राज्यसभा में भी। तो टोटल मैंने आपको बताया था 14 मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पर दी हुई है कि 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कौन नॉमिनेट करते हैं, प्रेसिडेंट। और साथ ही साथ लोकसभा के जो मेंबर्स हैं, देखिए राज्यसभा के 12 मेंबर्स और लोकसभा के 2 मेंबर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट जो हैं वो नॉमिनेट करते हैं। टोटल 14 मेंबर्स नॉमिनेट करते हैं, यही इसमें दे रखा है। और जो 12 और 2 + 14 जो मेंबर्स हैं वो एलिजिबल होने चाहिए, वो हर फील्ड के अंदर एक्सपर्ट होने चाहिए, मतलब कि उनके पास नॉलेज होनी चाहिए स्पोर्ट्स की, लिटरेचर की, साइंस की, आर्ट्स की, यही सब इसमें गिवन है, ओके। थर्ड पावर है पावर टू रिजेक्ट द मोशन, पावर टू रिजेक्ट द मोशन। देखिए प्रेसिडेंट चाहे तो एक मोशन को क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि कोई मोशन है जो पास होकर के आया है पार्लियामेंट में से, ठीक है, लेकिन वो जो है वो बिल कब बनेगा, मतलब कि जैसे कोई भी बिल है वो लॉ कब बनेगा। तो कोई भी बिल अगर पार्लियामेंट ने पास कर दिया, अगर पार्लियामेंट ने कोई भी बिल पार्लियामेंट ने पास कर दिया, ठीक है, पास कर पार्लियामेंट, ठीक है, लेकिन वो तब तक लॉ नहीं बनेगा जब तक कि उस पर किसकी कंसेंट नहीं मिल जाती, प्रेसिडेंट की। किसकी कंसेंट नहीं मिल जाती, प्रेसिडेंट की। तो कोई भी बिल लॉ कब बनेगा, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर, प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद, ठीक है। तो मान लीजिए एक बिल है जो कि पार्लियामेंट ने क्या कर दिया है, पास कर दिया है, किसको, दोनों हाउसेस में पास करके किसको भेज दिया, प्रेसिडेंट को भेज दिया। किसके पास भेज दिया, प्रेसिडेंट के पास भेज दिया। अब प्रेसिडेंट चाहे तो उस मोशन को क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ये जो मोशन है इसके अंदर अभी कुछ चेंजेस होना बाकी हैं या कुछ चेंजेस होने चाहिए, या उनकी नज़र में ये भी ठीक नहीं लग रहा, तो वो रिकंसिडरेशन के लिए जो प्रेसिडेंट हैं वो किसको भेज सकते हैं, वापस पार्लियामेंट को भेज सकते हैं। क्या, बिल। फिर से समझा रही हूँ, फिर से बात को समझना। एक बिल पार्लियामेंट से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है, आपको दिखाई दे रहा है, एक बिल पार्लियामेंट से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट चाहे तो उस बिल को देखने के बाद वापस उसे पार्लियामेंट को रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, रिकंसिडरेशन के लिए कहाँ भेज सकता है, पार्लियामेंट
भेज सकता है, ठीक है, एक बार तो भेज देगा, ठीक है, लेकिन रिकंसीडर होने के बाद अगर वापस पार्लियामेंट उसको प्रेसिडेंट को भेज देती है कि नहीं हम तो सहमत हैं, तो फिर प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा, उसको अपनी कंसेंट देनी पड़ेगी, मतलब ही इज बाउंड टू गिव हिज कंसेंट, मतलब वो फिर उसको उनके ऊपर साइन करना ही पड़ेगा, ऐसा आपके इसमें दिया हुआ है। एवरी मोशन पास बाय द पार्लियामेंट बिकम्स अ लॉ ओनली आफ्टर, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ओनली आफ्टर द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, कोई भी बिल तब कानून तब लॉ बनेगा जब प्रेसिडेंट उसको अपनी कंसेंट देंगे, अपनी सिग्नेचर करेंगे। द प्रेसिडेंट कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ मोशन एज पर हिज डिस्क्रिशन, अगर वो चाहते हैं, डिस्क्रिशन मींस अपनी इच्छा से, अपनी विलिंगनेस पे, ठीक है, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि वो बिल अभी उसमें और ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है या उसमें कोई कमी है या उन्हें लगता है कि ये बिल अभी पास नहीं होने लायक है, तो वो फिर से रिकंसीडर करने के लिए जो भी उन्हें प्रॉब्लम्स लगती है या जो भी वो सजेशन देना चाहते हैं या जो भी उन्हें कमी लगती है उसके लिए वो फिर से रिकंसीडरेशन के लिए पार्लियामेंट में भेज देते हैं और पार्लियामेंट उसको रिकंसीडर करती है, तो वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट दोनों कर सकते हैं इस टाइम पे। ही में रिटर्न अ नॉर्मल बिल अलॉन्ग विद सम एडवाइस फॉर रिकंसीडरेशन, वो उस नॉर्मल बिल के साथ में अपनी एडवाइस को भेजते हैं और उससे पार्लियामेंट को कहते हैं कि इसे रिकंसीडर किया जाए। बट इफ द बिल इज पास्ड विद और विदाउट अमेंडमेंट अगेन, लेकिन अब जब ये रिकंसीडरेशन के लिए बिल यहाँ आया है ना, तो चाहे पार्लियामेंट इसमें बदलाव लाए चाहे पार्लियामेंट इसमें बदलाव नहीं लाए, अगर पार्लियामेंट को लगता है कि प्रेसिडेंट ने जो एडवाइस दी है उसके अकॉर्डिंग इसे चेंज करने की, मॉडिफाई करने की जरूरत है, अगर इन्हें लगता है तो ये चेंज करते हैं, अगर इन्हें लगता है कि नहीं ये सही है, मतलब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती उस पार्ट पे और ये फिर से प्रेसिडेंट को भेज देते हैं, तब प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा, उसे मानना पड़ेगा। बट इफ दैट बिल इज पास विद और विदाउट अमेंडमेंट अगेन फॉर द सेकंड टाइम, देन द प्रेसिडेंट इज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट इट, ठीक है, बाउंड, फोर्स जैसा वर्ड यहाँ यूज किया, यानी उन्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इज इट क्लियर? फोर्थ पावर है पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस। देखिए ऑर्डिनेंस मतलब क्या होता है, डिक्री या लॉ, ठीक है, देखिए ऐसा टाइम भी होता है कई बार जब पार्लियामेंट फॉर्म नहीं हुई होती है या फिर किसी कारण से, जैसे मैंने आपको बताया कि 9 बार लोकसभा जो है अपने टेन्योर से पहले डिसॉल्व हो गई, समझ गए, तो ऐसे भी टाइम आता है जब पार्लियामेंट एग्जिस्टेंस में नहीं होती, ठीक है, तो जब पार्लियामेंट एग्जिस्टेंस में नहीं है या तो वो प्रोसेसिंग में है बनने के या फिर अभी तक बनी नहीं है या किसी रीजन से टेन्योर से पहले खंडित हो गई, डिसॉल्व हो गई है, तो ऐसे टाइम पे जब पार्लियामेंट नहीं है तब अगर देश को किसी लॉ की जरूरत है, किसी कानून की जरूरत है, तो उसे कौन बनाएगा, क्योंकि लॉ कौन बनाती है, लेजिस्लेचर कौन है, पार्लियामेंट, ठीक है। अब अगर वो एब्सेंस है तो उनकी एब्सेंट में कौन बनाता है, एक ऑर्डिनेंस पास करते हैं, ये अधिकार किसको है, प्रेसिडेंट को, ठीक है, तो वो जो लॉ बनाएंगे उसे ऑर्डिनेंस कहा जाता है और उसको उतना ही रेस्पेक्ट दिया जाता है, उनके ऑर्डिनेंस को इसी कदर माना जाता है कि जैसे कि वो पार्लियामेंट ने बनाया हो, मतलब अगर पार्लियामेंट होती और वो बनाती तो उसको जैसे फॉलो किया जाता है, उसे जितना रिस्पेक्ट दिया जाता है, बिल्कुल वही चीज़ जब प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास करेगा उनकी एब्सेंस में उतना ही उसको वैल्यू दिया जाएगा। लेकिन वो जो ऑर्डिनेंस है वो कब तक के लिए एलिजिबल, मतलब कब तक के लिए इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, वो कब तक रखा जाएगा या मतलब कब तक रहेगा, जो भी ऑर्डिनेंस उन्होंने पास किया है, तो इसके अंदर दिया है इट इज वैलिड फॉर 6 months आफ्टर पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट के एग्जिस्टेंस में आने के 6 महीने बाद तक उसको क्या किया जा सकता है, इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, उसके बाद नहीं किया जा सकता। हाँ, एक और चीज दी गई है इसमें, 6 महीने से पहले अगर पार्लियामेंट चाहे, जैसे पार्लियामेंट बन गई एग्जिस्टेंस में, अगर अब पार्लियामेंट चाहती है कि 6 महीने तक भी ना चले, उससे पहले ही पार्लियामेंट ने इसको खारिज कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, खत्म कर दिया, तो खत्म हो जाएगा, मतलब 6 महीने से पहले खत्म किया जा सकता है, 6 महीने तक रखा जा सकता है पार्लियामेंट बनने के बाद, लेकिन पार्लियामेंट के बनने के 6 महीने के बाद ये कंटिन्यू नहीं रहेगा, ठीक है, पहले खत्म हो सकता है, 6 महीने तक रह सकता है, लेकिन 6 महीने के बाद ये कंटिन्यू नहीं रहेगा, ऐसा इसमें दिया है। देखिए आप लाइन अंडरलाइन कर लीजिए, सेकंड लाइन दी हुई है, दीज ऑर्डिनेंस आर वैलिड फॉर 6 months आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के स्टार्ट होने के 6 महीने, जो 6 महीने आते हैं आगे के, तक ये क्या रह सकता है, इम्प्लीमेंट रह सकता है, स्टार्ट ऑफ द पार्लियामेंट सेशन। बट इफ द पार्लियामेंट विशेस, लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहे, दीज ऑर्डिनेंस कैन बी अबॉलिश्ड, अबॉलिश मतलब खत्म किए जा सकते हैं, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ देयर टेन्योर, अपने टेन्योर से पहले भी इन ऑर्डिनेंस को खत्म किया जा सकता है। तो ये पावर किसके पास है कि जब पार्लियामेंट एग्जिस्टेंस में ना हो, जब पार्लियामेंट एग्जिस्टेंस में ना हो तो उनकी जगह ऑर्डिनेंस कौन पास करते हैं,
नाउ फाइनेंशियल पावर्स देखिए, अब मेन हेडिंग है, जैसे ये सेकंड हेडिंग थी लेजिस्लेचर पावर, इसके सब पॉइंट्स हमने पढ़े थे, नॉमिनेशन और एडमिनिस्ट्रेशन, और फिर हमने पढ़ा ऑर्डिनेंस वाला पॉइंट। अब हम थर्ड मेन पॉइंट, मतलब थर्ड जो मेन पावर है, टॉपिक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, वो है फाइनेंशियल पावर्स। क्या है फाइनेंशियल पावर? देखिए कोई भी मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, the president has several important financial powers also. In the beginning of every financial year, the president causes to place the account of the respective year's income and expenditure in front of both the houses of parliament. Without his consent, finance bills and demand for grants cannot be introduced. देखिए, without the consent of the president, financial power, sorry फाइनेंशियल पावर, ठीक है, बिना कंसेंट के, बिना प्रेसिडेंट की कंसेंट के कोई भी फाइनेंशियल बिल पार्लियामेंट में नहीं रखा जा सकता। देखिए फाइनेंशियल बिल्स में क्या क्या आते हैं रिलेटेड टू फाइनेंस, यानी बजट जो होता है, ठीक है, बजट को तब तक पार्लियामेंट में नहीं रखा जा सकता जब तक कि प्रेसिडेंट की क्या नहीं मिल जाए, जब तक कि प्रेसिडेंट की क्या नहीं मिल जाए, कंसेंट। प्रेसिडेंट की कंसेंट के बाद ही क्या करा जाता है, बजट को पार्लियामेंट में रखा जाता है, ठीक है, पार्लियामेंट। समझ में आया? मतलब कि प्रेसिडेंट की कंसेंट के बाद ही कोई भी बजट को पार्लियामेंट में रखा जाता है। तो किसकी पावर काम आई यहाँ भी? प्रेसिडेंट की, ठीक है। तो फाइनेंशियल पावर में आया कि नहीं आया? मतलब जब तक प्रेसिडेंट बजट, अच्छा सबसे पहले आप ये समझिए, बजट समझते हैं, बजट मीन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक जो पूरा फॉर्मेट होता है उसे क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द नेशन क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। इज इट क्लियर? अब सुनिए, बजट, जब तक बजट पार्लियामेंट पास नहीं कर देती, जब तक कि बजट पार्लियामेंट से पास नहीं हो जाता, 1 रुपया भी आप उसमें से निकाल नहीं सकते और उसमें डाल नहीं सकते। इज इट क्लियर? और ये बिल पार्लियामेंट में किसकी कंसेंट से रखा जाएगा? प्रेसिडेंट की कंसेंट से। तो इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस हो गया ना प्रेसिडेंट का फाइनेंशियल पावर्स के अंदर भी। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं जुडिशियल पावर। देखिए जुडिशियल पावर के अंदर क्या कहा है कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज अडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ द जुडिशरी। हमारे संविधान ने फ्रीडम ऑफ जुडिशरी का कॉन्सेप्ट अपनाया हुआ है। कौन सा कॉन्सेप्ट अपनाया हुआ है? फ्रीडम ऑफ जुडिशरी, यानी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, वो किसी के भी दबाव में नहीं है, किसी के भी इन्फ्लुएंस में नहीं है, ताकि वो पार्शियल ना होकर के इम्पार्शियल क्या करे? जस्टिस करे, ठीक है। मतलब वो क्या नहीं हो, क्या कहते हैं आप उसको, भेदभाव ना करे, निष्पक्ष होकर के क्या करे? निर्णय ले, ठीक है। ड्यू टू दिस द प्रेसिडेंट डज नॉट हैव द राइट टू डायरेक्ट इंटरफेरेंस इन जुडिशियल मैटर्स। और इस वजह से प्रेसिडेंट का डायरेक्ट इंटरफेरेंस जुडिशियरी में नहीं हो सकता। बट स्टिल ही हैज बीन प्रोवाइडेड विद सर्टेन एसेंशियल पावर्स। लेकिन इसके बावजूद भी उनको सर्टेन एसेंशियल पावर्स दी गई है जुडिशरी के अंदर भी। ही अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मैं आपको बता चुकी हूँ प्रेसिडेंट क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं। तो जब अपॉइंट ही वो कर रहे हैं तो हो गया ना इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस प्रेसिडेंट का जुडिशरी के अंदर भी। समझ रहे हैं ना आप? तो क्योंकि होल एंड सोल पूरे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के जो हेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, वो कौन है? प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट्स कंसेंट इज मैंडेटरी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज रिलेटेड टू वर्किंग सिस्टम ऑफ द जुडिशरी फॉर्म्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। देखिए ये जजेस को अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, और साथ ही इनकी कंसेंट की जरूरत होती है। मैंडेटरी मतलब कंपलसरी है। कोई भी लॉ लागू करने जा रहा हो अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो किसकी इजाजत चाहिए होती है? कोई भी, मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट अपने बाकी कोर्ट्स के लिए कोई भी वर्किंग सिस्टम का कोई निर्णय ले रहा है कि भाई ऐसे होगा ऐसे होगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट की सबऑर्डिनेट कोर्ट हो गई हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से नीचे हो गई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और ऐसे जो भी लोकल कोर्ट्स हैं वो सब। तो ये जो पूरी हायरार्की है, इसके लिए जितने भी लॉज बनते हैं, इसके वर्किंग के जो लॉज बनते हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बनाते हैं। तो अगर वो कुछ चेंजेस ला रहे हैं या कुछ ऐसा रूल रेगुलेशन लगा रहे हैं या कोई नया लॉ बना रहे हैं इसके रिगार्डिंग वर्किंग ऑफ द सिस्टम, तो वो मैंडेटरी है कि वो किसकी इजाजत ले? प्रेसिडेंट की। इज इट क्लियर? यस। द प्रेसिडेंट हैज द राइट टू ग्रांट पार्डन, रिस्पाइट और एब्लिजन ऑफ पनिशमेंट टू ऑफेंडर्स। देखिए पार्डन मतलब क्षमा कर देना किसी को, रेस्पाइट मतलब होल्ड पे रखना किसी को, ठीक है, या सजा कम कर
सजाओ को कम कर सकता है या उसके जो पनिशमेंट है उसको थोड़ा डिले कर सकता है। ठीक है, तो ये जो अधिकार है वो भी किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है, और वो किसमें आ रहा है, जुडिशरी के अंदर आ रहा है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इमरजेंसी पावर। क्या पढ़ेंगे, इमरजेंसी पावर, यानी हमारी जो नॉर्मल पावर्स है वो यहाँ खत्म हो जाती है। नॉर्मल पावर्स में हमने 3 पावर्स देख ली है, जिसके अंदर पहली हमने एग्जीक्यूटिव देखी, सेकेंड हमने लेजिस्लेटिव देखी और थर्ड हमने फाइनेंशियल पावर देखी। आई होप आपको समझ में